तो जैसे ही आज आप स्कूल पहुंचे, आपके कोच ने ग्राउंड पे बुलाया और कहा कि नेक्स्ट वीक से क्रिकेट टूर्नामेंट है और उसके लिए अब आपको प्लानिंग करनी है। तो आइए आज हम आसान शब्दों में समझते हैं इस प्लानिंग का मतलब क्या है और ये करना जरूरी क्यों होता है। प्लानिंग एडवांस में डिसाइड करता है कि काम कौन करेगा और कब करेगा, सो दैट जो फ्यूचर में हमें टास्क मिला हुआ है कंप्लीट करने के लिए, उससे बेस्ट आउटकम, बेस्ट रिजल्ट लिया जाए। तो प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक मैनेजरियल फंक्शन जो हर मैनेजमेंट फंक्शन का फाउंडेशन होता है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन को देखते हैं, सो दैट जो भी ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करने के लिए सोचा है उसको फुलफिल किया जा सके। प्लानिंग बताता है कि करंट स्टेटस से जो फ्यूचर इमेज आप क्रिएट करना चाहते हैं वो कैसे करी जा सकती है। यानी आज प्रेजेंट में आप जो चीज़ प्लान कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर में किस जगह लेके जाएगी, या जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आप कैसे जा सकते हैं। प्लानिंग हर जगह ज़रूरी है। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो सिर्फ आपके कोच को ही नहीं, आपके स्कूल में हर जगह आप प्लानिंग को बहुत इजीली विजिबल कर सकते हैं। आपको अगर आपके एग्जाम की डेट शीट मिल गई है तो उस डेट शीट को भी हम प्लानिंग के अंदर ही पढ़ते हैं। रात को अगर आप अलार्म लगा के सो रहे हैं, अगले दिन उठने के लिए आपने टाइम सेट कर लिया है, तो जो काम आप फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो अब हम बात करते हैं प्लानिंग के फीचर्स की। फीचर्स में सबसे पहले आता है दैट इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव की बात करता है, वो हमेशा आपको एंड रिजल्ट की तरफ लेकर जाता है कि आपको क्या अचीव करना है। तो प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस प्लानिंग से ही स्टार्ट होते हैं। प्लानिंग एक बेस फॉर्म कर देता है ताकि बाकी जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो हम परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज इट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह होना। तो चाहे मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो या टॉप लेवल हो, या कोई सा भी डिपार्टमेंट हो मैनेजमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है और हर जगह करी जाती है। प्लानिंग इज यूनिवर्सल इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज इट इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब ये हमेशा चलता रहता है। जैसे ही एक प्लान खत्म हुआ, दूसरा प्लान हमारे को इमीडिएटली स्टार्ट करना होता है, और इसे हम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी ये फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। इसे एनालाइज किया जाता है और इस तरीके से बनाया जाता है कि बेस्ट एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग दैट मीन्स हमारे को डिसाइड करना होता है। जब भी हम प्लान करते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। उन ऑल्टरनेटिव्स में से हमारे को अपने लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए सबसे बेस्ट चूज करना होता है। तो जहां पे भी चॉइस आती है हम डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करते हैं। Last feature is planning is a mental exercise. Mental exercise that means it requires brain. यहाँ हमारे को दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, हमें लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है, हमें फोरसाइटेडनेस रखनी पड़ती है। यानी हमारे को आगे के बारे में सोचना पड़ता है, और सोचने का थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस कहाँ होता है? सब कुछ दिमाग में होता है। तो दैट इज़ वाई वी यूज टू से इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, या कह लीजिए ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। दिमाग यहाँ हमारे को सबसे ज़्यादा यूज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है एक प्रॉपर वे दिखाना। तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव पहले से सेट कर लेते हैं,
क्लियरली समझा देते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमें क्या अचीव करना है, तो हमारे को बहुत क्लियरली उससे रिलेटेड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का पता लग जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा इजी हो जाता है उसको डिफाइन करना। क्यों? क्योंकि सारे एफर्ट्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में लगेंगे, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपना टास्क अचीव कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। Uncertainty, when we don't know anything about the future or what will going to happen in the future, so what we used to do is to anticipate the change. हम चेंज को पहले से ही पहचानने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि एक मैनेजर उनको टाइम पे समझे ताकि जो भी रिस्क फ्यूचर में आने वाली है उसको मिनिमाइज कर पाए। बिकॉज uncertainties cannot be eliminated, they can only be minimized. So it is important for the manager to understand the risk and to eliminate it. Next point is planning reduces overlapping and wasteful activities. जब भी हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, जब ये सब चीज़ पहले हमारे थॉट्स में, एक्शंस में क्लियर होती है, तो विदाउट एनी इंटरप्शन और कंफ्यूजन हम उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं। इस पूरे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की वजह से जो हमारी यूजलेस एक्टिविटीज है, जो ओवरलैप हो रही है, वो नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज दैट मीन्स इट कैन रिजल्ट इन क्रिएटिविटी। आप अपने नए नए आइडियाज लेकर आ सकते हैं। आप फ्यूचर के बारे में पूरा प्लान कर रहे हैं तो कैसे उस काम को सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है, या फ्यूचर में हम कैसे उस पर काम कर सकते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके, उसको प्रॉस्पेरिटी मिल सके, उसके ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने ऑब्जेक्टिव सोचे हैं वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सके। तो बहुत बार प्लानिंग में ही वो इनोवेटिव आइडियाज मिल जाते हैं, वो नए तरीके मिल जाते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजीली और अच्छे से अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं, फ्यूचर कोर्स एक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उसमें से सबसे बेस्ट अपने लिए सेलेक्ट करना वो होता है हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो टारगेट सेट करने के बाद जो भी हमें यूज़ करना है, वे यूज़ करना है, उस वे के लिए जो सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसे सेलेक्ट करना ही डिसीजन मेकिंग होता है। लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस इज that it establishes standard for controlling. प्लानिंग में हम गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं जिसका इवैल्यूएशन यानी कंप्लीट होने के बाद ये पता करना कि काम सही हुआ है या नहीं, वो हम कंट्रोलिंग में करते हैं। तो प्लानिंग एक बेस बना देता है जिसके ऊपर हम कंट्रोलिंग वाला मैनेजरियल फंक्शन चेक कर सकते हैं कि वेदर वी आर डूइंग इट करेक्ट और नॉट। सो प्लानिंग एक्चुअल में हमारे को जो काम करना है उसके बारे में बताता है ताकि फ्यूचर में जब वो काम कंप्लीट हो जाए हम ये क्रॉस चेक कर पाए कि जो भी हमने प्लान किया था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी प्लानिंग। तो प्लानिंग इज द बेस, इट इज द स्टेप ऑन विच द एंटायर बिल्डिंग, जो हमारा पूरा मैनेजमेंट है, वो सारा का सारा प्लानिंग पे टिका है, क्योंकि प्लानिंग बेस बना के देता है सो दैट आगे की एक्टिविटीज पूरी करी जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या है? वो हर्डल्स, वो ऑब्स्टेकल्स जो हमारे को प्लानिंग करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उनके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं प्लानिंग के लिमिटेशंस की। तो सबसे पहला लिमिटेशन जो आता है वो होता है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी खुद को उन दरवाजों में बंद कर लेना कि हमें इनके बाहर देखना ही नहीं है कि क्या हो रहा है। सो दैट इज वाई प्लानिंग गिव्स यू अ फ्रेम, एक ऐसा फ्रेम बता देती है जिसको फॉलो करना ही होता है ताकि हमें किसी तरीके की कोई डिफिकल्टी या प्रॉब्लम ना आ सके। यहाँ हमें कोई भी चांस ऐसा नहीं मिलता जहाँ हम फ्लेक्सिबिलिटी को अटेन कर सके। नेक्स्ट इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक जो हमेशा चेंज होता रहता है, तो उस कंडीशन में हमारी प्लानिंग काम शायद ना करे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को खुद को अडेप्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरनमेंट। तो प्लानिंग जो रिजिडिटी क्रिएट करता है, हमें फ्लेक्सिबल अप्रोच देता ही नहीं है ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हमें
खुद को कुछ नए के साथ में अडेप्ट करना है, वो ये नहीं कर पाता. So we can easily say that planning does not work in dynamic environment. Next point is planning reduces creativity. जब रिजिडिटी आ जाती है ना, तो क्रिएटिविटी वहाँ पे ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है. क्रिएटिविटी कुछ नया लेकर आना, जब आपको एक फ्रेमवर्क, एक लेआउट दे दिया जाता है कि इसी के अंदर रह के आपको काम करना है, तो आपको अपनी कहीं से भी कोई नए आइडियाज़ या नई क्रिएटिविटी लगाना नहीं होता. ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्लान फॉर्मुलेट कर दिया, उस प्लान के अकॉर्डिंगली ही हमारे को चलना पड़ता है. तो हमारे पास कहीं कोई स्कोप नहीं होता कि अपनी नई कोई क्रिएटिविटी वहाँ पे यूज़ करी जा सके. नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. यहाँ मैं दोनों पॉइंट साथ में लूँगी. दैट प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. देखिए, जहाँ पे भी चीज़ों में ज़्यादा कॉस्ट लग रही है या जहाँ पे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को रिलेट कर पाते हैं कि ज़्यादा कॉस्ट यानी ज़्यादा टाइम. क्यों कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा लगती है? क्योंकि यहाँ पे हम सर्विसेज किसकी ले रहे हैं? उन एक्सपर्ट्स की सर्विसेज ले रहे हैं जो अपने अपने काम को करने में स्पेशलाइजेशन रखते हैं. तो ऐसे केस में वो जो फीस चार्ज करते हैं या वो जो उनको बनाने में कैलकुलेशंस काम में लेते हैं, जो डिटेल एनालिसिस होती है या जो मीटिंग्स होती है, उन सबका जो एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे प्लानिंग को महंगा बना देते हैं. प्लस यहाँ पे हमारे को बेस्ट प्लान चूज करना होता है, देखना होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं है, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट किस में है, कहाँ जाके हम रिसोर्सेज को हम कम से यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं. तो इन सब में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है. तो दैट इज़ वाई दीज टू पॉइंट्स गो हैंड इन हैंड. So we can say that planning involves huge cost and at the same time it is a time consuming process. And the last point of limitation is planning does not guarantee success. और इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें कहीं कोई गारंटी नहीं मिलती है कि दैट जो भी हमने किया, जो भी हम करने वाले हैं, जो प्लान इम्प्लीमेंट करना है, वो सब मिलके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना लेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्लानिंग बनाने से कुछ नहीं होता, उनका एक मीनिंगफुल एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, उन्हें काम में लेना स्टार्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है. अगर वो सही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन अगर सही नहीं है, तो कहीं पे भी प्लानिंग की हमारे को सक्सेस गारंटी नहीं किया जा सकता, या हम कह सकते हैं ये प्लानिंग वहाँ पे मीनिंगलेस हो जाता है. तो इन ऑल, हाँ, प्लानिंग में बहुत सारी लिमिटेशंस है, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी इंपॉर्टेंस भी कम हम नहीं ले सकते हैं. सो द नेक्स्ट इज द स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस. कि प्लानिंग प्रोसेस का पूरा स्टेप बाय बाइफर्केशन क्या है. सो इट इन्वॉल्व्स 7 स्टेप्स विच वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. तो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ पे हमारे को ये सेट करना होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन, उसका हर एक डिपार्टमेंट किस एंड रिजल्ट के लिए वर्क करेगा. फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20%. यानी उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेल्स 20% से इंक्रीज करनी है. तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है और हर एक डिपार्टमेंट को उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होना जो उसकी पूरी फिलॉसफी को डिस्क्राइब कर सके. नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग प्रमाइसेस. यहाँ प्रमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशंस बनाना, यानी फ्यूचर में हमारे को कुछ ऐसी चीज़ें माननी पड़ेगी कि ये हो सकती है. हालांकि फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है, लेकिन फिर भी हमारे को कुछ अजम्पशंस ऐसे बनाने पड़ते हैं जो हम मान लेते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, जिसे हम फोरकास्टिंग भी कहते हैं, हम प्रिडिक्शन भी कहते हैं. तो हमारे को यहाँ पे थोड़े से प्रेडिक्शंस बनाने पड़ते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डेवलपिंग प्रमाइसेस. नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. जैसे ही हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, प्रमाइसेस या अजम्पशंस बना लिए, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा अलग अलग जो कोर्सेज ऑफ एक्शन है, यानी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है, उनको आइडेंटिफाई करना. यानी अलग अलग तरीके जिससे काम को अचीव किया जा सकता है, उन्हें आइडेंटिफाई करना, उन्हें पहचानना. वो रूटीन भी हो सकते हैं, वो इनोवेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आइडेंटिफिकेशन, कि जितने ज्यादा आपको ऑल्टरनेट्स मिलेंगे उतना ही बेटर आपका काम होगा। नेक्स्ट स्टेप इज इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। जितने भी हमने ऑल्टरनेटिव्स पिछले वाले स्टेप में आइडेंटिफाई किए, उन सबको एग्जामिन करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हमें ये पता करने में हेल्प करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अच्छा है। जितना थॉरो उनका एग्जामिनेशन होगा, जितना थॉरो उनका इवैल्यूएशन होगा, उतना ही बेटर हमारे को पता लगेगा कि कौन सी चीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है। हम कंपेयर करेंगे, हम उन्हें इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे किस में कॉस्ट कम लग रही है, किससे बेनिफिट ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ कितनी रिस्क इन्वॉल्व है। अगर रिस्की है प्रोजेक्ट तो कितनी ज़्यादा रिस्क है। अगर थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा लेने से रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो डेफिनेटली हम उस ऑल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं। और ये सारा काम हम कहाँ करते हैं? ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करने में। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। जितने भी ऑल्टरनेटिव हमने इवेल्युएट किए, अब उनमें से हमें वो सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन लेना है जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ आता है द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे हमारे को सबसे ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्टरनेटिव हम वो सेलेक्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा हो, जिसमें कम से कम रिस्क इन्वॉल्व हो। तो ऐसा प्लान हम कभी हो सकता है कि एक ही हो, कभी हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा हो। तो एक ऐसा प्लान हम चूज करते हैं, या कह लो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान को हम चूज करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेटर बेनिफिट वहां पे इन्वॉल्व हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। यहाँ आके हमारा जो पूरा प्लान या पूरे स्टेप्स जो हमने फॉलो किए हैं, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना होता है। किसी भी प्लान की सक्सेस तब तक हमें पता नहीं लगती जब तक उन्हें एक्शन में ना लिया जाए, या उनको एक्टिवेट ना किया जाए, या उनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो एक बार जैसे ही हमने इम्प्लीमेंट करना उनको स्टार्ट कर दिया, तो हमारे को प्लानिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा पता लगना स्टार्ट हो जाता है। और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक एम्प्लॉय के पास एक अच्छा कम्युनिकेशन जाए, क्लियर कम्युनिकेशन जाए कि काम को कैसे करना है। उतना ही हमारे को हेल्प मिलेगा प्लानिंग को अचीव करने में। और लास्ट स्टेप इज फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन में हम लेते हैं कांस्टेंट फीडबैक, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, रिव्यू ऑफ द प्लान एट पीरियोडिक इंटरवल्स। कि हमें बार बार में ये चेक करना पड़ता है कि जो भी हमने प्लान बनाया है वो उसी वे में इम्प्लीमेंट हो रहा है जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि तभी जाके हमारे एंड रिजल्ट या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। तो बहुत जरूरी है थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद में ये चेक करना कि वेदर द प्लान्स हैव बीन प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड और नॉट, कि प्लानिंग को पूरा प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ही लिया है और आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और कमेंट में ये बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। यहाँ पे हमारे को एज एन ऑर्गेनाइजेशन एडवांस में प्लान करना पड़ता है, एडवांस में एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जहाँ पे हमें बिजनेस रिलेटेड सारे डिसीजंस जो भी एक प्रोजेक्ट में लेने हैं उन्हें पहले ही डिसाइड कर लेना होता है। तो जब भी हम प्लान की बात करते हैं उसमें हमेशा एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान जनरली उसके यूज पे, प्लानिंग पीरियड की लेंथ पे डिपेंड करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द यूज, प्लान को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्लान होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार काम में आता है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसे यूज करने वाले हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल्स पे हम बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ऐसी चीजों को ले सकते हैं जिन्हें हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सिंगल यूज प्लान्स एक ऐसे तरीके के प्लान्स होते हैं जिन्हें हम बार बार में यूज नहीं करते। उन्हें सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाया जाता है। वो इवेंट हफ्ते का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है, या फिर एक दिन का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में कोई एक सेमिनार कंडक्ट हुआ है तो वो एक दिन का है। एक दिन के लिए पूरी प्लानिंग करी गई है, कैसे होना है, कब होना है, कौन करेगा। तो उस चीज को हम कहते हैं सिंगल यूज
प्लान। नेक्स्ट तरीके का हमारा प्लान आता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होता है जिसे हम बार बार में यूज करते हैं जब तक उन्हें चेंज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता है कि आप स्कूल अगर जा रहे हैं तो आपको यूनिफॉर्म में ही जाना है। दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैंडिंग प्लान कि जब तक उसे बदला नहीं जाएगा, जब तक आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, आपको यूनिफॉर्म में ही जाना है। तो दैट मीन्स एक ऐसा प्लान जो बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है, जिसे हाँ मॉडिफाई किया जाता है, टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन हम इसे डेली बेसिस पे या किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए नहीं बनाते। ये मल्टीपल यूज में आता है, जैसे रूल्स हो गए, मेथड्स हो गए, तो ये रिपीटेटिवली यूज किए जाते हैं। जब भी प्लान को किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है तो हम उसे और फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, मेथड्स, रूल्स, ये सारे उसका पार्ट है। तो आइए अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, जो ना तो सिंगल यूज होता है ना स्टैंडिंग होता है। और प्लानिंग में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये वो एंड है जो किसी भी मैनेजमेंट को अचीव करने होते हैं, वो जिस भी काम कर रहे हैं उस काम के थ्रू। तो प्लानिंग हमेशा हमारे को फ्यूचर में उस डिजायर्ड पोजीशन पे ले जाता है जहां पे हम जाना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव वो डिजायर्ड पोजीशन है फ्यूचर में जो हमें चाहिए। ये एंड को रिप्रेजेंट करती है और इसे बनाने का सारा काम टॉप मैनेजमेंट ही करता है हमेशा। तो मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो स्पेसिफिक टर्म्स जो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में उन्हें मिलती है, जिसे वो एंड रिजल्ट कहते हैं, जो उन्हें अचीव करनी है। तो अगर किसी मोबाइल कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उसे अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है बाय 10% इन नेक्स्ट 2 years, तो ये एक एग्जाम्पल होता है ऑब्जेक्टिव का। स्ट्रेटजी, इसको भी हम ना तो सिंगल यूज कहते हैं, ना ही हम इसको स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव यानी एक बहुत बड़े लेवल पे बनाया जाने वाला प्लान है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। अगर इसके एग्जाम्पल से हम समझना चाहें तो अगर कोई भी कंपनी अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो उसे स्ट्रेटजी बना के ही उसे लॉन्च करना होता है। तो स्ट्रैटेजी बनाते टाइम हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से आगे लेके जाना है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी किस तरीके से उसको एडवर्टाइज करेगी, प्राइसिंग डिसाइड होगी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, ये सारी चीजें हमेशा स्ट्रेटेजीज का ही पार्ट होती है। तो स्ट्रैटेजी एक ऐसी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिसमें हमें यह सोचने का चांस मिलता है कि हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ प्लान्स में आता है पॉलिसीज। पॉलिसीज जैसे हम स्टैंडिंग प्लान की कैटेगरी में पढ़ते हैं। स्टैंडिंग प्लान जो प्लान बार बार में यूज हो रहा है, ऐसे ही पॉलिसीज है वो एक जनरल स्टेटमेंट है जो आपको ये बताती है कि आपको अपना जो डिस्क्रिशन है, अपना जो डिसीजन है, वो किस तरफ रखना है। पॉलिसीज हर लेवल पे बनाई जाती है, हर डिपार्टमेंट पे बनाई जाती है। वो मेजर पॉलिसीज भी हो सकती है, वो माइनर पॉलिसीज भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी कंपनी की पॉलिसी है कि यहाँ पे किसी को भी जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है उसे अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, तो दिस कैन बी अ पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज हमें गाइड करती है कि हमें किस डायरेक्शन में अपने डिसीजंस को लेना है ताकि कंफ्यूजन को अवॉइड किया जा सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये सारी चीज पॉलिसी में ही डिसाइड हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर की, जो एक तरीके का स्टैंडिंग प्लान है। प्रोसीजर एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स, यानी इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसे सीक्वेंशियल ऑर्डर में फॉलो करना आना, यानी एक के बाद एक के बाद एक कौन सा स्टेप आएगा इसे पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है ताकि जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसे एफिशिएंट मैनर में खत्म कर सके। प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, यानी इनको हम चेंज नहीं कर सकते, और ये कोई भी ऐसा स्कोप नहीं देते जहाँ पे आप इनको इंडिविजुअली जज कर पाएं।
और हमेशा ये बनाए जाते हैं इंटरनली फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स की। मेथड्स एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे ऑपरेशन की किसी एक एक्टिविटी के एक स्टेप के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स ये एक ऐसा सिंगल स्टेप है जो पूरी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई ट्रेनिंग का ऐसा मेथड यूज कर लिया जिससे हमारे एफर्ट्स, हमारी मनी, हमारा टाइम सेव हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज one of the method to be used in the organization। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। रूल्स क्या होते हैं? वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स जो इन्फॉर्म करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे सिंपल तरीके के प्लान होते हैं ये, जिसमें हमें किसी भी तरीके के कोई कॉम्प्रोमाइजेस के बारे में स्कोप नहीं मिलता। ये जनरली ऑर्डर, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अगर इनको फॉलो नहीं करते हैं तो ये डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए भी हमारे को कॉल आउट किया जा सकता है। रूल्स में बहुत सिंपल से एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कंपनी आपको नो स्मोकिंग का बोर्ड अगर जगह जगह लगवा के दे रही है तो दैट मीन्स उसके यहाँ पे रूल है कि अपने फैक्ट्री प्रमाइसेस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो स्मोकिंग अलाउ नहीं करेगी। तो अब हर एक एम्प्लॉय को उसे ओबे करना वहां पे जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम एक सिंगल यूज प्लान है जो किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए किया जाता है और उस एक्टिविटी में बहुत डिटेल प्लानिंग होती है अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और जितने भी तरीके के अभी तक हमने प्लान पढ़े, उन सबको प्रोग्राम में एक सिंगल जगह पे यूज किया जाता है। यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है वो इसलिए करी जाती है सो दैट यहाँ हमारा जो गोल है उस प्रोग्राम को लेके, उस पर्टिकुलर इवेंट को लेके वो कंप्लीट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नया फैक्ट्री प्रमाइस बनाना है तो वो एक प्रोग्राम है जिसे कंप्लीट करना है। उस प्रोग्राम के लिए हम हर तरीके के प्लान बनाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो मेथड हो। दीज ऑल हैज टू बी डन while framing the program। तो अब हम बात करते हैं बजट के बारे में। जो सिंगल यूज प्लान होता है, सिंगल यूज यानी हर एक्टिविटी के लिए अलग बजट, जैसा शायद आप लोगों ने भी कभी बनाया होगा अपनी चीज़ों के लिए, ये एक न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस होने वाला प्लान है जिसे हम किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाते हैं। इससे हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है कंपेयर करना कि एक्चुअली हमने जितना सोचा था और जो हुआ है, यानी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, इन दोनों के बीच अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, वो बजट के थ्रू ही हमारे को पता लगता है। तो ये एक बहुत फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जिसमें प्लानिंग हमारे को बहुत इजी हो जाती है। अगर हम बजट के एग्जांपल्स लेना चाहें तो कैश बजट, सेल्स बजट, रेवेन्यू बजट, प्रोडक्शन बजट, ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं जो किसी ना किसी तरीके से बजट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर लास्ट में मैं प्लानिंग को समराइज करने की कोशिश करूं तो प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे को फ्यूचर की तरफ लेकर जाती है। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली करनी पड़ती है सो दैट हमारे को एक राइट डायरेक्शन मिल जाए ताकि फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स को हम रिड्यूस कर पाए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग करना। जितनी ज़्यादा प्लानिंग होगी उतने ही फेलियर के चांसेस कम होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए।